नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब एक के बाद एक नई चीजें जुड़ती चली जा रही हैं। कुछ खुलासे इस घटना के इतिहास से कि ये कैसे अंजाम तक पहुंची और कुछ इसके बाद भविष्य में जो होने वाली संभावित घटनाएं हैं उन्हें लेकर आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट का होने के बाद में जिस समय घटना घटी उसके बाद में बड़ी ही संजीदगी से और बहुत ही साफगोई से भारत की जांच एजेंसीज ने ब्लेम गेम की जगह पहले जांच पर विश्वास किया। यानी कि ऐसा नहीं कि घटना घटी और तुरंत हम लोग उठा करके कैमरा और पहुंच गए और कह दिया कि साहब ये तो एक आतंकी हमला है। नहीं, भारत की जांच एजेंसियों ने पहले पूरी तरह यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि यह घटना कैसे हुई, कौन कौन इसके पीछे हैं, कहां से ये पूरा ब्लास्ट का मटेरियल आया, गैस गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है कि अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हुआ है, आत्मघाती हमला था कि कोई एक्सीडेंट था। तमाम चीजों पर हमने कोई जल्दबाजी नहीं करी। शुरुआत में घटना होती है, तुरंत अमित शाह जी वहां पहुंचते हैं, उससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है कि मामला बड़ा है। क्योंकि गृह मंत्री तुरंत अगर मौके पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये कोई सिंपल गैस सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं है, कुछ तो हुआ है। और लोगों के मरने वालों की जो संख्या 10 से पार होने लगी, तो ये विश्वास होने लगा कि सिंपल गैस ब्लास्ट पर इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता था, कुछ तो और है। लेकिन फिर भी हम पूरे 12 घंटे का 24 घंटे का इंतजार किए। अब बात आती है इस बात पर कि जब पूरी तरह से चर्चा निकल कर आ चुकी होती है कि ये ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद भारत बहुत जिम्मेदारी के साथ बाहर आता है। घटना के पूरा एक दिन बीतने के बाद हम लोग आते हैं और कहते हैं कि रेड फोर्ट पर हुआ जो ब्लास्ट था वो एक टेररिस्ट इंसिडेंट था। यहां पर यह बात बहुत ज्यादा जानने की है। पहले ये ब्लास्ट बोला गया, उसके बाद इसे टेररिस्ट इंसिडेंट कहा गया, अर्थात इसके पीछे आतंक था। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बन रहा होगा, यार ब्लास्ट और टेररिस्ट इंसिडेंट में अंतर क्या है? देखिए, ब्लास्ट जब है ना, उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मान सकते हैं। अर्थात भाई, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर कुछ दिनों पहले एक ट्रक के अंदर गैस सिलेंडर जा रहे थे, उनमें ब्लास्ट हो गया, है ना? कुछ एक ट्रक मतलब एक ब्लास्ट की वजह से कुछ लोगों की जान भी चली गई। यानी कि ये हमारी व्यवस्थाओं में हुई गड़बड़ के कारण हो सकता है। हमारी जो दिक्कतें हैं, हमारी जो खुद की मैनेजमेंट की दिक्कतें हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। हम खुद जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि ये आतंकी घटना है, इसका मतलब किसी ने हमें आतंकित करने का प्रयास किया है। देश खुद को आतंकित नहीं करता है। देश के देश विरोधी जो हैं, परपिट्रेटर्स जो हैं या राष्ट्र विरोधी हैं, वो राष्ट्र के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं। ये राष्ट्र विरोधी राष्ट्र के भीतर भी होते हैं। कई ऐसे सांप भी तो हैं जो आस्तीन में पले हैं, जो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारा ही दिया खाते हैं, हमारे ही संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं और हमारे ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग भी तो भारत में हैं। तो हमें यह पहचानना है कि यह घटना किसने की। तो आतंकी घटना जब आप बोलते हो तो यह जिम्मेदारी भरा बयान था। मतलब यहां पर देखने की आवश्यकता है, जैसे हमारे देश में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो घटना के तुरंत पीछे हमने अनाउंसमेंट कर दिया था कि यह आतंकी हमला है। लेकिन इस बार क्या था? इस बार हमने समय लिया ब्लास्ट को आतंकी घटना बताने के लिए, पूरी जांच की। जब हमने ये जांच की तो इसके पीछे का एक तर्क ढूंढा गया कि ऐसा हुआ क्यों। इसके पीछे की कहानी ये है कि इस समय जब घटना घटी थी, मैंने उस दिन भी आपके सामने एक सेशन किया था और कहा था कि अमेरिका के इंटरफेरेंस के चलते भारत बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम आतंकी घटना बोलेंगे, भारत एक्ट ऑफ वॉर में जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर ऑपरेशन 2.0, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को एक्टिवेट कर देगा। यानी पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। यह जिम्मेदारी देने से पहले हम सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि अमेरिका अगली बार हमारे सामने कोई भी बाधा बनकर खड़ा ना हो। भारत के विदेश मंत्री की अमेरिकी विदेश मंत्री से कल बातचीत होती है, इन पर्सन मुलाकात होती है और भारत के विदेश मंत्री उन्हें बताते हैं कि देखिए, ये हम जांच कर रहे हैं और ये इस तरह से आतंकी घटना निकल कर आ रही है। इसका मतलब यह है कि हमने आतंकी घटना डिक्लेयर करने से पहले पूरी जांच को बखूबी किया, स्टेप बाय स्टेप हर कड़ी को ढूंढा। और आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि यह घटना कैसे हुई और इसमें पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। हम पूरा आपके सामने आज इसको डिकोड करेंगे, ठीक है? अब क्या होता है? ये टेररिस्ट अटैक है, ये बात अमेरिका खुद बोल देता है। ये टेररिस्ट अटैक जो भारत बोल रहा है, ये अमेरिका भी बोलता है। इसका मतलब हमने पूरी जांच को इस तरह किया कि जांच देखने वाले लोगों को भी यह लगा कि नहीं, भारत जल्दबाजी में नहीं था, जिम्मेदारी में था। अब जिम्मेदारी की हमने, हमारी जिम्मेदारी से डरे हुए पाकिस्तान ने जो खुद के यहां पर ब्लास्ट किया, उस ब्लास्ट को उसने भारत पर सेम डे धकेल दिया और यह कहा कि यह तो भारत के द्वारा एक्ट ऑफ वॉर है। क्योंकि नौसिखिए हैं, हर चीज में नकल करते हैं। इन्हें यह लगा कि भारत में जो ब्लास्ट हुआ है, अगर भारत के ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में ब्लास्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान में ब्लास्ट को यह देखा जाएगा कि भारत ने बदला ले लिया है। भारत इस बार लंबी पारी खेलने वाला था।
उसे जो पिछले समय ट्रंप का जो अनुभव था, उससे पार निकलना था। इसीलिए हमने तुरंत ब्लास्ट करने की जगह, जो कहा गया पाकिस्तान के द्वारा इधर इस्लामाबाद में ब्लास्ट होता है, उधर की तरफ से तुरंत बयान आ जाता है इनका, और ये कहते हैं भारत ने हम पर हमला कर दिया है, भारत के द्वारा किया गया आतंकी हमला है। नहीं, भारत के ऊपर इन्होंने जितना तेजी से ब्लेम गेम खेला, इससे ये पकड़ में आ गए। मतलब ये ऐसा था कि आपने बिना जांच के, मतलब ये इतना बेवकूफी और मतलब कायराना काम था कि इनके यहां पर सेना ही इनके यहां ब्लास्ट कराती है, इनके इस्लामाबाद में ब्लास्ट होता है, 10 लोग मरते हैं, बोले हाँ भाई साहब 2 इज इक्वल्स टू 2 कर दिया, सब बराबर हो गया, x इज इक्वल्स टू y कर दो। भारत में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है साहब, हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये डर गए। पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निकलकर तुरंत भारत का नाम लगा दिए बिना जांच के। भारत यही चाहता था कि तुम जल्दबाजी करो और पकड़े में आओ। यही पकड़े के कारण है कि अमेरिकी विदेश मंत्री भारत के लिए बयान देते हैं कि भारत बहुत अल्टीमेट जांच कर रहा है और हमको उसकी जांच पर पूरा विश्वास है, वो सक्षम लोग हैं और जांच के बाद ही कोई बात निकल कर आएगी। तो ये जल्दबाजी में किए पकड़ में आ गए। कहते हैं ना, आप जल्दबाजी में गुनहगार के साथ, चोर के साथ दिक्कत क्या होती है कि जब वो चोरी करके जाता है तो वो कुछ साक्ष्य छोड़ जाता है। तो इनके द्वारा चोरी के साक्ष्य छूटे, खुद के लोग भी मरवाए इन्होंने और बदनाम हुए सो अलग। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की। मैं आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब हमारे देश में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तो उस समय भारत ने आतंकियों को निशाना बनाने के साथ साथ उनके ठिकानों को भी निशाना बनाया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और भारत के द्वारा जब यह बात बोली जा रही है कि हमारे यहां यह आतंकी हमला है, तो इससे फिर से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था और हमने यह जरूर कहा था कि याद रखिएगा, आने वाले समय में कोई भी टेरर अटैक अगर भारत में हुआ तो उसे ट्रीट किया जाएगा एज एन एक्ट ऑफ वॉर। यह बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि यह युद्ध भड़काने वाला कृत्य है, हम इसके खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट था तो हम टेररिस्ट को मानेंगे, नहीं। अब इसमें भी एक अंतर है साहब, टेररिस्ट अटैक और वॉर में अंतर क्या होता है। वॉर में नेशन इन्वॉल्व होते हैं और टेररिस्ट अटैक में यूनिट इन्वॉल्व होती है, पार्टी इन्वॉल्व होती है कि भाई जैश ए मोहम्मद ने किया, कि अलकायदा ने किया, कि मतलब जो भी और जो आतंकी समूह हैं उनमें से किया। तो वॉर जब शब्द यूज करते हो तो वॉर आतंकियों के खिलाफ नहीं होती, नेशंस के खिलाफ होती है। मतलब ये समझना है आपको कि ब्लास्ट अलग कहानी है, टेररिस्ट अटैक अलग कहानी है, और इसके बाद में वॉर एक अलग कहानी है। वॉर नेशंस के बीच लड़ा जाता है। 193 देश यूएन में अगर हैं तो इसका मतलब है कि उनके बीच अगर कभी फाइट होगी तो उसे वॉर कहा जाएगा। ठीक है, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, अलकायदा के खिलाफ अमेरिका, या फिर जो तालिबान के खिलाफ अमेरिका अफगानिस्तान में जो कृत्य कर रहा था वो वॉर नहीं थी। अफगानिस्तान में वो आतंकियों को मिटाने का मिशन चला रहा था, उसको उसने ऑपरेशन नाम दिया था। यहां पर ध्यान देने की बात है कि हम जब एक्ट ऑफ वॉर बोल रहे हैं, अर्थात इस घटना को ही, आने वाले समय में आतंकी घटना को ही हम युद्ध का घटना मानेंगे। हमारे देश में युद्ध कर दिया गया है ऐसा मानेंगे। यह बात हमने बहुत पहले से अनाउंस कर रखी है। यह घटना आप देख रहे हैं 15 मई की है, रक्षा मंत्री के बयान की। अर्थात अगर हमने टेररिस्ट अटैक देखा तो समझो दिल्ली ब्लास्ट था, दिल्ली ब्लास्ट को हमने टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर करने में समय लिया। यह अल जजीरा ने कवर किया। अल जजीरा ने किया कि नो ब्लेम, भारत ने अभी तक किसी पर आरोप नहीं लगाया है। व्हाई इंडिया इज बीइंग कॉशियस विद एक्यूजिशन आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट। भारत रुक क्यों रहा है, किसी पर आरोप क्यों नहीं लगा रहा है। इन्हें लगा कि भारत डर गया है, भारत इस बात से डर गया कि पाकिस्तान का नाम ले लिया तो भाई साहब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो जाएगा। अबे मूर्खों, हमें पता था कि वो डर के मारे खुद ही खुद के यहां ब्लास्ट कराएगा। वो खुद ही खुद को फिर से अब इस बार फील्ड मार्शल की जगह एयर मार्शल बना देगा, कुछ ना कुछ तो बना देगा। लेकिन मुसीबत यह है कि भारत इस बार संभल कर चल रहा था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जिस तरह भारत ने जिम्मेदारी पूर्वक कार्य किया था वो काबिले तारीफ है। हम बताकर किए कि मारने आएंगे, मार कर आए, और आकर के रिपोर्ट किया कि अगर तुम अब और करोगे तो हम मारेंगे और तुम रुक जाओगे तो हम रुक जाएंगे। सब कुछ वैसे ही हुआ, लेकिन वहां पर एक अमेरिका में बैठा हुआ बैंड बाजा जो था वो बजता रहा, उसके चक्कर में उसको धूमिल कर दिया। अदरवाइज भारत ने उस समय भी एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म दर्शाया था। पूरी तरह से सिलसिलेवार तरीके से सबको तैयार करना, दुनिया को इन्फॉर्म करना, बिल्कुल ठिकानों को ठिकाना निशाना बनाना, प्रॉपर तरीके से मीडिया ब्रीफिंग होना, सारी डिटेलिंग देना कि हमने इतने ठिकाने रद्द मार दिए हैं, इनके सब कुछ हमने प्रोफेशनली किया था। और हमने ये बार बार कहा था कि देखो हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, तुम लोग अगर गलती करोगे तो फिर हम तुम्हें मारने आएंगे, फिर मत कहना फिर हम सेना को निशाना बनाएंगे, अभी आतंकियों को निशाना बनाया। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान ने उस बात को अपने ऊपर लेकर के कि हमारे आतंकियों को मार दिया, ये तो हमारे अपने थे,
तो फिर उसने खुद से बम गोले चलाने शुरू किए कि हमारी संप्रभुता पर उल्लंघन है, आतंकी हमारे देश में रहते हैं, तो ये तो हमारे लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान ने उसे खुशखबरी मान करके उनके बचाव में भारत के साथ में झगड़ा किया। कुल मिलाकर के ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक सक्सेसफुल मिशन था। मिशन किस मायने में था कि भारत ने एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म दिखाया था, हर यूनिट अपने आप में कोऑर्डिनेटेड थी। फेलियर कहां था? विदेशी मामलों के मामले में, नैरेटिव वॉर में फेलियर था। फेलियर कैसे था? हम अपने इस प्रोफेशनलिज्म को अमेरिका जैसे बैंड बाजे के सामने रख नहीं पाए, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान से रिश्वत ले ली और उसका गीत गाना शुरू कर दिया। उसके पीछे हमने बहुत सी कहानियां बताई हैं कि उनका न्यूक्लियर वेपन सिस्टम हिल गया था, तमाम चीजें हुई थी, वो खैर अलग कहानी है। लेकिन इस बार भारत ने फिर समझदारी करी। भारत ने वेट किया जांच करने का, और इस बात को प्रधानमंत्री ने भूटान जाके कहा और कहा कि हमारी जांच एजेंसीज इस मामले में पूरी तह तक जा रही हैं कि यह कॉन्स्पिरेसी किसने की थी। अर्थात अब जब हम कुछ करेंगे तो इसके खिलाफ हम किसी की सुनेंगे नहीं। प्रधानमंत्री के बाद में गृह मंत्री ने एक पूरी लेवल की बैठक बुलाई, सबसे जानकारी ली, कैबिनेट स्तर पर सिक्योरिटी लेवल की बैठक हुई, सब तरह की ब्रीफिंग हुई। फिर यह कंफर्म किया गया कि दिल्ली में हुआ जो ब्लास्ट था वो एक टेरर इंसिडेंट था। अर्थात हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये याद दिला दूं मैं आपको, दिल्ली ब्लास्ट को टेररिस्ट अटैक बताने से पहले हमने जिम्मेदारी निभाई है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ वॉर आ जाता है, यह बात बड़ी खबर बनती है, और यह खबर इनके लिए सरदर्द बनती है, क्योंकि भारत ने कह रखा है कि एक्ट ऑफ वॉर होगा तो हम फिर उसको वॉर की तरह ही लेंगे। अर्थात क्या आने वाले समय में भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा? बड़ा सवाल खुला रह गया है। अब आप पूछेंगे कर देना चाहिए सर, अब तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का समय है। रुकिए जरा, एक्ट ऑफ वॉर में अभी भी हमने पाकिस्तान जिम्मेदार है या नहीं यह अनाउंसमेंट नहीं किया है। यहां ध्यान से देने वाली बातें हैं, हम बड़ा ही साफ गोई से काम करते चल रहे हैं। पहले हमने बताया कि यह ब्लास्ट था, ब्लास्ट के बाद उसमें आतंकी हमला है, जांच से पता चला, जांच से पता चला अब वो आतंकी पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं। आप पूछेंगे यह कैसे पता चलेगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितने भी जिम्मेदार थे सब गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मरा वो फट गई उसकी, डर गया वो फट गया खुद से। लेकिन जो बकड़े में आए, जिनके निशानदेही पर ये 2900 किलोग्राम के आसपास का जो विस्फोटक बरामद हुआ, वो सब पुलिस की गिरफ्त में है। जांच एजेंसी पीट पीट कर उगलवा रही हैं। ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नया तरीका इन्होंने निकाला था कि पढ़े लिखों को आतंकी बनाओ, जिन पर कोई डाउट नहीं करेगा, डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, इनको बनाओ, इनको आतंकी बनाओगे तो कोई पूछताछ भी नहीं करेगा, वो कह के निकल लेंगे जी साहब हम तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, हम आतंकी कहां बनेंगे, दुनिया भूल जाती है ओसामा को। लेकिन आतंकियों ने डॉक्टरों को जो व्हाइट कॉलर तरीके से पकड़ा कि तुम आतंकी बनो, वो सब गिरफ्त में है। और जब गिरफ्त में है तो वो सब उगलेंगे, और उनकी उगली हुई सारी बातें जिसके आधार पर ये हमने पकड़ी है चीजें, वो ये भी बताएंगे कि हमारे आका कहां बैठे थे और कहां से हमको आदेश मिल रहे थे। यानी इनका सरदर्द तो अभी बढ़ेगा। अमेरिका को हम ये पूरी तरह से समझा कर देंगे कि अब मत बचाइएगा सर, हम आपको अब पूरा डिटेल दे दिए हैं। क्यों? अब आप पूछेंगे सर हम कोई किसी के गुलाम थोड़ी है जो अमेरिका को रिपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद से ही इन सब बातों का निर्णय कर लेंगे। बहुत सही सोचते हैं आप। संप्रभु राष्ट्र होने का हमने अपनी तरफ से पूरी दुनिया को बताया हुआ है। अमेरिका ने हमको ऑफर किया कि अगर आप चाहें तो हम जांच में सपोर्ट कर सकते हैं। ये मार्को रूबियो हैं, G7 की अभी फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग्स थी कनाडा के अंदर, उसमें भारत के विदेश मंत्री से इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने मीडिया के सामने ये वाली बात कही कि हमने भारत को बोला कि क्या हम आपकी जांच में सहयोग करें। भारत ने इनकार कर दिया। भारत किसी भी दूसरे देश को इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहता। भारत कहता है अबे हम खुद टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक हैं, हम अपनी जांच एजेंसीज पर पूर्ण ट्रस्ट करते हैं। हमारी जांच एजेंसीज ने एक बहुत बड़ा हमला होने से रोक दिया। जांच एजेंसीज इस हद तक पहुंच गई थी कि उस आदमी को खुद को कार में रख करके ब्लास्ट करना पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि अब मैं मारा जाऊंगा। जो मरा ना दिल्ली ब्लास्ट के अंदर, वो खुद डर गया था। सोचो 140 करोड़ में एक एक आदमी जो देश के खिलाफ सोच रहा था, उसके दिल में यह भय हो गया कि अब मैं पकड़ में आने वाला हूं, मुझे मरना ही अल्टीमेट विकल्प दिख रहा है। मार्को रूबियो ने इस बारे में जो बात बोली वो समझने योग्य है, और वो ये कह रहे हैं कि हमें भारत की जांच पर पूर्ण विश्वास है, भारत कैपेबल है, वो कर सकते हैं अपनी जांच। ये एक्ट ऑफ टेरर है, इसको वो मानते हैं। देखिए उन्होंने कहा है दे आर वेरी कैपेबल ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस, दे डोंट नीड आवर हेल्प एंड दे आर डूइंग ए गुड जॉब। जब ये बात अमेरिका बोल रहा है, इसका मतलब समझिए कि उन्हें हमने बता रखा है कि हम पाकिस्तान नहीं है जो आकर के आपके सामने हर बार हाथ खड़े होकर खड़े हो जाएंगे, लीजिए सर दीजिए हमें ज्ञान। नहीं, भारत ने अपनी तरफ से बातें साफ रखी। डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल मौके पर जाकर के उनको बातें बताई। आप कहेंगे बताने की जरूरत ही क्या थी, क्या हमारे ऊपर बैठे क्या? जी नहीं साहब, हम तो कनाडा गए थे, G7 की मीटिंग में हमको बुलाया गया था। G7 के अंदर विदेश मंत्रियों की बैठक थी, और जब बैठक थी तो वहां पर मार्को रूबियो भी थे और भारत के विदेश मंत्री भी थे। दोनों की मुलाकात हुई।
केवल इसी घटना पर नहीं, बायलैटरल ट्रेड्स को लेकर के भी चर्चाएं हुई, तमाम बातों पर चर्चाएं हुई। उम्मीद है कि अब आपको यह सारा मसला क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें इंतजार किस बात का है? इंतजार इस बात का है कि इस टेरर अटैक पर भारत यह अनाउंस कर दे कि यह हमला पाकिस्तान की तरफ से था। फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑन हो जाएगा। यह रहा विश्लेषण का पहला पार्ट। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। क्या पार्ट? यह कि यह घटना घटी कैसे, मतलब इस घटना के तार क्या थे, कहानी कहां से शुरू हुई, अल्टीमेटली पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इस घटना में है कैसे, जो थोड़े दिन बाद आउट होगा, जो बात निकल कर आएगी वो कहां से शुरू हुई। अब उस पर चलते हैं। देखिए साहब, ये हुआ क्या। 8 तारीख के दिन भारत की मीडिया में खबर आती है, और खबर यह आती है कि जम्मू कश्मीर के बहुत से इलाकों में रेड हुई है। सेवरल लोकेशंस पर कुलगाम के अंदर रेड हुई है। कुलगाम के अंदर, जम्मू के अंदर बहुत सी जगह पर रेड कराई गई है। रेड से मतलब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस लगभग 59 जगहों पर इस तरह से जांच करने पहुंची, बहुत ही तेजी से। तस्वीरें आई, वीडियोस आए। सुबह 8 तारीख के दिन सुबह सुबह इस तरह के वीडियोस आने शुरू हो गए थे। 59 लोकेशंस पर जांच एजेंसीज पहुंच पहुंच करके रेड एक्टिविटीज कर रही थी। अब आप पूछेंगे, जनरली ये जो रेड दिख रही है, ये तो फिल्म की शूटिंग सी दिख रही है। बोले क्यों? कैमरा लेकर रेड कौन करता है? बड़ा सवाल है ये। भाई रेड तो वो होती है जो गुप्त रूप से होती है। यहां पर ये बंदूक लेकर घूम रहा है, कैमरामैन पीछे चल रहा होगा, तभी तो ये निशाना आया होगा। आप सोचिए ना कि ये पुलिस वाले जब चल रहे हैं, ये कैमरे के सामने दौड़ रहे हैं, इसका मतलब ये तो पिक्चर की शूटिंग ज्यादा लग रही है रादर देन किसी जांच के, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसी जगह पर कैमरा लेकर नहीं घूमती। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था। जांच के साथ साथ ये संदेश भिजवाना कि सुनो, तुम्हारे आकाओं के ठिकाने पर जांच एजेंसीज पहुंच चुकी हैं, टीवी के माध्यम से जान लो। देखो, जम्मू कश्मीर से कोई भी खबर जब बाहर आती है, तब पुलिस चाहती है, फोर्सेस चाहती हैं, तो खबर बाहर आती है। न्यूज मीडिया ऐसे फोर्सेस के साथ घूमने के लिए फ्री नहीं है। वो पूरी तरह से फोर्सेस अपनी तरह से चीजों को देखते हैं। उनको पता है कि यहां से खबर निकाल के देनी है, तो वो जानबूझ कर दी गई। इसके पीछे की बड़ी कहानी थी। कहानी क्या थी कि ये जब न खबर आई 8 तारीख को, फिर आई 9 तारीख को कि जांच एजेंसीज लगातार रेड कर रही हैं, और फिर आई 10 तारीख को कि जांच एजेंसी लगातार रेड कर रही हैं। ये जो 3 दिन लगातार जो खबरें आई थी ना, इन खबरों का परिणाम था 10 तारीख की शाम को हुआ ब्लास्ट। ये घटना जो है, ये 10 तारीख के दिन जब आप देख रहे हैं कि ये मंडे के दिन जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे 10 जिलों में हुई जो रेड थी ना, वो स्ट्रेस पैदा कर गई उन आतंकियों के दिमाग में कि भाई डर जाओ, क्योंकि हमारे ठिकानों पर रेड पड़ना शुरू हो चुकी है। अब आप सोचिए, ये जब रेड पड़ रही थी तो क्या कैमरा दिखाने के लिए पड़ रही थी? नहीं। जांच एजेंसीज कुछ और भी यहां हिट कर रही थी, और वो क्या था, अब उसकी कहानी को मैं सुनाऊंगा, लेकिन इससे समझ लो कि जिस दिन ये हमला हुआ है ना, उसके दिन ही सुबह 2900 किलोग्राम बम बनाने का रसायन पकड़ा गया। ये जो बम बनाने का रसायन पकड़ा गया ना 10 तारीख के दिन, और 10 तारीख के दिन रसायन का पकड़ा जाना और रात को ब्लास्ट हो जाना, ये दोनों तार जुड़ रहे थे। रसायन पकड़ा गया और ब्लास्ट हुआ, ये दोनों एक ही जगह से तार जुड़ रहे थे, और उस तार में ये सारे चेहरे जुड़ रहे थे, जिनमें अधिकांश लोग डॉक्टर थे। 12 गिरफ्तारियां हुई, उनमें से 6 लोग एमबीबीएस डॉक्टर थे। यह व्हाइट कॉलर टेरर का एक नया रूप दिखाया गया। व्हाइट कॉलर टेरर से मतलब समझिए, ऐसे सफेदपोश लोगों को उठाया जाए जो लोग आकर के आतंक भी फैलाएं तो किसी को डाउट ना हो, वो ये कह करके कि स्टेथोस्कोप मैंने गले में डाल रखा है, मैं तो डॉक्टर हूं साहब, मैं तो लोगों का इलाज करता हूं, जान बचाता हूं, मैं आतंक में कैसे लीन हो सकता हूं। साथियों, गांदरबल, श्रीनगर, शोपिया, पुलवामा, ये तमाम वो शहर रहे जो इस पूरी घटना के अंदर तार की तरह पिरोए हुए थे। फिलहाल आप मैप पर इसे देख लें, क्योंकि घटना के तार शुरू होते हैं यहां से, और इस घटना को शुरू होते होते गिरफ्तारियां यहां होने लगती हैं। लखनऊ में गिरफ्तारी होती हैं, लेकिन जो मेजर जगह रही वो फरीदाबाद और दिल्ली रही। देखिए, फरीदाबाद जो है ना, वो एनसीआर में आता है, हरियाणा का ही एक जिला है, एनसीआर में आता है। यहां से दिल्ली पहुंचना आधा घंटे का काम है, घंटे भर में आप लाल किले पर पहुंच जाओगे, ट्रैफिक आवर्स में भी। तो यहां से पूरी तैयारियां हो रही थी, और इसी तैयारी के तार जुड़े थे दिल्ली की ब्लास्ट से। मतलब इस बार दिल्ली के बिल्कुल आउटसाइड ही एक यूनिवर्सिटी को बेस कैंप बनाया गया था, दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्रों पर ब्लास्ट करने का। कहानी को पकड़ा कैसे गया, अब हम उस पर चलते हैं। देखिए, ये आपको एक फ्लो चार्ट में दिखा रहा हूं, और इसकी कहानी के पीछे असली किरदार है ये पत्र जो 17 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के अंदर, मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर छापा गया। कई शहरों में, कई जगहों पर एक पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर की कहानी क्या थी? श्रीनगर के अंदर एक पोस्टर टकता है, ये जो आपको लिखा हुआ भाषा दिख रही है, इसमें जैश ए मोहम्मद का नाम, जो कि पाकिस्तानी आतंकी समूह है, उसके नाम पर एक पोस्टर टका।
इस पोस्टर में साफ साफ सख्त हिदायत दी गई उन लोगों को जो कि भारत के सुरक्षा एजेंसीज को दुकानों पर बैठने देते हैं, उनके साथ बड़ा मेल मिलाप रखते हैं। उनके अंदर एक भय पैदा किया गया कि हमारे में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पाक भारत की जांच एजेंसीज को अपने आप पनाह देते हैं, रुकने देते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं, उन्हें हम धमका दे रहे हैं, अगर वो लोग नहीं रुके तो उन्हें गंदे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। ये जो पत्र जैसे ही आया, ये पत्र सबसे पहले प्रकाशित हुआ 19 अक्टूबर को, मतलब पोस्टर लगाए गए, जैसे होता है ना कि भाई धमका दिया गया, पोस्टर पढ़ रहे हैं तो सब बातें। 19 अक्टूबर को जैसे ये पोस्टर बाहर आया, इसके बाद जांच एजेंसीज को पता चला कि यार ऐसे कोई धमका रहा है उन लोगों को। जांच एजेंसी इस बात पर शुरू होती है जांचना कि ये कहां से निकल कर आया है, इस पोस्टर को लिखने वाला कौन है। किसी ने भी नाम पता कुछ दिया नहीं, जैश ए मोहम्मद हेडिंग डाल के लिख दिया। जब इस पोस्टर की तह तक जब पहुंचना शुरू हुआ, तो शोपिया नामक जगह से, शोपिया कहां है, ये रहा शोपिया, बिल्कुल आप ये देखिए श्रीनगर के दक्षिण के अंदर शोपिया है, और यहां पर और इसी श्रीनगर के पूर्व की तरफ पुलवामा है। तो अब हुआ ये कि शोपिया के अंदर मौलवी है इरफान अहमद, उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये जो मौलवी है ना, ये कुछ लोगों में एक्सट्रीमिज्म भर रहा होता है, कट्टरपंथ का भाषण दे रहा होता है, कट्टरपंथी बना रहा होता है। मौलवी जब यहां से गिरफ्तार होता है, जिसका नाम इरफान है, उससे पूछा जाता है बता भाई कौन आदमी जिम्मेदार है, ये सब काम कर कौन रहा है जिनको तू भड़का रहा है। इसकी जवाबदेही पर एक आदमी का नाम बाहर निकल कर आता है, उसका नाम है डॉक्टर आदिल। बोले ये डॉक्टर आदिल कर रहा है, डॉक्टर आदिल ने ये पत्र लिखा है। बोले यार डॉक्टर आदिल की तो इसी महीने की शुरुआत में शादी हुई है। बोले हाँ, उसी शादी में हम और कई लोग मुलाकात किए थे, वहां ये तय हुआ कि आजकल ऐसा हो रहा है तो क्यों ना इसका बदला लिया जाए। तो साहब डॉक्टर आदिल का नाम इस आदमी ने मौलवी इरफान अहमद ने लिया। अब मौलवी डर गया था। नहीं, हुआ यह कि डरने के साथ साथ उसकी जितनी भी सीसीटीवी थी ना, जिनसे वो उठ बैठ रहा था, इन आतंकियों ने एक सिग्नल करके सिस्टम यूज करना शुरू किया पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट करने के लिए। मतलब ये डरने के साथ साथ उस घटना से भी समझ गया था कि जांच एजेंसी पकड़ रही हैं कि मेरे सिग्नल्स कहां उड़ रहे हैं। एप्लीकेशन है, लेकिन उसका पता तो चल जाता है ना सैटेलाइट टावर पर कि कहां कहां पर बातें हो रही हैं। इन लोगों ने उसके साथ में जो लोग सीसीटीवी में दिख रहे थे उनके बारे में पूछना शुरू किया, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। जांच एजेंसी जब बैठाकर इसके साथ पूछताछ की तो ये उगल दिया इसने डॉक्टर आदिल अहमद का नाम। जांच एजेंसी 5 नवंबर को पहुंचती है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि यहां पर पोस्टर चिपका के ये यहां क्या कर रहा था। साहब यही तो था व्हाइट कॉलर, अर्थात ये आदमी पूरी तरह से अपनी इमेज ये बनाकर चल रहा था कि मैं तो प्रोफेशनल डॉक्टर हूं। लेकिन इस बीच में इस आदमी ने सितंबर से लेकर नवंबर तक की छुट्टी ली हुई थी, इस बीच में ये सारे कांड कर रहा था। अब क्या होता है इसी मौलवी की जवाबदेही पर, निशानदेही पर फरीदाबाद में 30 अक्टूबर को डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गिरफ्तार होता है। अब ये जो मुजम्मिल है ना, जो गिरफ्तार हो रहा है, ये फरीदाबाद से गिरफ्तार होता है क्योंकि इसने हिंट दिया कि मुजम्मिल भी है इसमें, इसके साथ में वो दोनों मिलकर के कुछ प्लान कर रहे हैं। श्रीनगर से पुलिस आती है, जम्मू कश्मीर पुलिस आती है, हरियाणा पुलिस आती है, जांच एजेंसीज जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इन दोनों को उठाती हैं और वापस लेकर पहुंच जाती हैं जम्मू कश्मीर, और वहीं श्रीनगर में इनकी तुड़ाई होती है। और फिर इनसे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन है और ये घटना हो कैसे रही है, कौन है तुम लोग, चाहते क्या हो। अब लेकिन ये व्हाइट कॉलर जो डॉक्टर्स थे, ये पुलिस की कुटाई से और इनकी के खिलाफ जो हुई जांच थी उससे ये समझ गए कि अब बचने के रास्ते बंद हो गए। अब ये धीरे धीरे उगलना शुरू किए। उगलना में इधर की तरफ क्या किया, जांच एजेंसी वाले जो हैं वो अनंतनाग के अस्पताल से एक AK-47 बरामद कर लेते हैं, जो कि आदिल अहमद के ही स्टोर से बरामद होती है। तो भाई इसको बता दिया जाता है कि सुन, तू बच तो वैसे भी नहीं सकता, AK-47 तेरे पास मिल गई है, तू तो गया। अब बताए तो बढ़िया है, तू जिंदा रह गया। भाई तू अगर मुजाहिद बनकर खत्म हो जाता, तेरे को लगता कि साहब मैं तो गया और फियादीनी हमला कर लिया, तब तो समझ में आता, लेकिन तू अब गया। तो ये सब लोग धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि साहब फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी है अल फलाह, हमने अपना बेस कैंप वहां बना रखा है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर फोर्सेस पहुंचती हैं 8 नवंबर को। हमला कब हुआ है, 10 नवंबर को, ध्यान से सुनिएगा। ये इतना तेजी से जांच एजेंसी जोड़ती जा रही हैं तार, 8 तारीख को फरीदाबाद के अंदर अल फलाह यूनिवर्सिटी में बंदूकें, पिस्तौल और विस्फोटक सामग्री मिलती है। अब जब ये विस्फोटक सामग्री मिलती है, इसी बीच में जांच एजेंसी और जब कड़ी पूछताछ करती हैं तो पता चलता है कि इनके मुजम्मिल का जो कमरा है मंजिल तीसरी पर, उसमें 3000 किलो विस्फोटक और रखा हुआ है। मुजम्मिल का जो कमरा था, डॉक्टर मुजम्मिल था ये इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में, उसका बगल वाला जो कमरा था वो डॉक्टर उमर का था, जो भी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर था, MBBS किए हुए लोग थे। ये असल में डॉक्टर उमर के साथ मिलकर के हमले की प्लानिंग कर रहे थे।
ये जो कल हमले में मरा है 10 तारीख को जिसने ब्लास्ट किया I-20 के अंदर बैठ करके, जिसका डीएनए टेस्ट कंफर्म हो गया है कि हां ये वही था, वो डॉक्टर उमर मुजम्मिल का कमरे का पड़ोसी था। ये लोग मिलकर के प्लान कर रहे थे कम से कम 4-5 जगह पर ब्लास्ट करना। कल I-20 के अलावा एक गाड़ी की और तलाश हो रही थी, दैट इज इको स्पोर्ट, और उम्मीद की जा रही थी कि मतलब ये 4 जगह हमला कर सकते हैं। लेकिन वो जो दूसरी इको स्पोर्ट मिली, उससे डर अभी भी जांच एजेंसीज को है कि वो इको स्पोर्ट खाली मिली है, उसको चलाने वाला व्यक्ति यानी आतंकी अभी भी फरार है और वो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है। ठीक है साहब। तो 3000 किलो विस्फोटक सामग्री 9 से 10 नवंबर के बीच में। कई बार हम कहते हैं ना जांच एजेंसीज बहुत कुछ कर रही होती हैं, ये तो बाद में आता है तो हमें पता चलता है साहब, आतंकी घटना हो गई तो हमें पता चला, अदरवाइज जांच एजेंसीज ना जाने कितनी परेशानियों को ऐसे ही न्यूट्रलाइज कर रही होती हैं। एक घटना पता चलिए तो हम इसके पीछे की कहानी चर्चा कर पा रहे हैं। अब क्या होता है, जब ये सब चीजें मिलती हैं, इसी बीच में फिर एक महिला का नाम निकालते हैं और वो है डॉक्टर शाहीन शहीद। अब ये कौन है साहब? ये डॉक्टर शाहीन शहीद जो है, ये कानपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है साहब, गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज, उसके अंदर कभी प्रोफेसर रही थी। ये तब से जब प्रोफेसर रही, डॉक्टर थी, एमबीबीएस किया हुआ था, वहां डॉक्टरों को पढ़ाती थी। लेकिन ये तब से छुट्टी से फरार थी, लंबे लंबे समय तक गायब रहती थी। तो इसको वहां से बर्खास्त कर दिया गया कि तुम ठीक नहीं हो। फिर ये इसके बाद में मुजम्मिल से मुलाकात की। मुजम्मिल से मुलाकात पिछले 2 साल से कर रही थी और यही वो महिला थी जो कि जैश ए मोहम्मद हाफिज सईद की बहन के द्वारा शुरू किए गए एक आतंकी ब्रिगेड, जो महिलाओं की ब्रिगेड थी, उसकी भारत में संचालन करता थी। मैं आपसे कह रहा हूं पाकिस्तान से तार कैसे जुड़ रहे थे। तो ये जो डॉक्टर शाहीन शहीद है ना, जो महिला जो है, ये गिरफ्तार हुई लखनऊ से मुजम्मिल की निशानदेही पर कि साहब ये भी हमारे साथ। इनसे पूछा गया तोड़ तोड़ का कि तुम 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक ले कहां से आए? फिर ये उकले कि अरे साहब वो एक महिला है जो 2 साल से महिला होकर और डॉक्टर होकर के ये सारी चीजें जुगाड़ रही है, उस पर कोई डाउट नहीं कर रहा है। वो उठा उठा करके लाती है सारा माल, यहां पर स्टोर कर रही है और वो किसके जवाबदेही पर, निशानदेही पर कर रही है? जैश ए मोहम्मद हाफिज सईद, उसकी बहन के द्वारा चलाया हुआ एक आतंकी संगठन है महिलाओं का। उस महिलाओं के आतंकी संगठन की निशानदेही पर भारत में महिला आतंकी भर्ती कर रही थी और ये इस तरह से फरीदाबाद के अंदर चुन चुन करके इकट्ठा कर रही थी अमोनियम नाइट्रेट। आप सोचकर देखिए 3000 किलो विस्फोटक अगर जाएगा सीधा सीधा, मतलब 30 अनाज की बोरियां, और 30 अनाज की बोरियां विस्फोटक आप लेकर कैसे चलोगे? तो निश्चित ही ये सब्जी के थैले में लाई होगी, 2 साल में बिल्कुल चिड़िया का घोंसला सा बना रही होगी कि एक दिन फोड़ूंगी इन सबको ले जाकर के। इस तरह से सोचो, इसने यूनिवर्सिटी के अंदर ढेर लगा दिया, कितने कमरे कंज्यूम किए होंगे। या आवश्यकता है जांच एजेंसीज को, हर यूनिवर्सिटी को अब बहुत ही संदिग्ध तरीके से जांचा जाना चाहिए, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेररिज्म अगर जगह ले रहा है तो यह बहुत बड़ी टेंशन का विषय है। ऐसे में साहब यहां पर शाहीन शहीद को लखनऊ से गिरफ्तार किया जाता है। दिल्ली में जब यह गिरफ्तार होती है लखनऊ से, इधर उमर के हाथ पांव फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शाहीन शहीद ही थी लेकर के आने वाले, और इधर ये जो उमर था ना गाड़ी में I-20 में बैठा हुआ, ये सारी घटनाएं सुन रहा था इंटरनेट पर। क्योंकि मैं आपसे कह रहा था ना, वो लगातार खबरें डाल रहे थे, इतनी जगह ठिकानों पर हमला, इतने जगह गिरफ्तार हो गए, अब ये गिरफ्तार, अब ये गिरफ्तार, मुजम्मिल गिरफ्तार, शाहीन गिरफ्तार, तो इनका तो कोई बचा ही नहीं। डॉक्टर उमर को लगा कि भाई अपन तो गए, अब बेहतर है कि इसी गाड़ी में बैठते हैं। तो ये उठा 10 नवंबर के दिन सुबह गाड़ी उठाया और निकल लिया फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ कि भाई अब कुछ तो काम आएंगे। चल दिया गाड़ी लेकर के, दिल्ली में घुसता है, कहीं पुलिस वाले रास्ते में ना रोक लें। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है ये, अगर गाड़ी में सीएनजी किट लगी है और सीएनजी किट लगी और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के इन दिनों बड़ी सख्ती चल रही है, जब बार बार रोक लेते हैं, बार बार रोक करके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, जांच सर्टिफिकेट, तो उनसे बचने के लिए इसने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी बना लिया कि भाई रोका ना जाऊं मैं। सीधा एंट्री करता है, गाड़ी में फ्यूल भी भरवाता है, सीएनजी भी तैयार रखता है, और तैयारियां अधूरी हैं भाई। 3000 किलो माल रखकर बैठा है, लेकिन गाड़ी में थोड़ा बहुत उठा करके कि थोड़ा बहुत ही सही मैं कुछ तो काम आऊं, जाता है साहब लाल किले के आसपास की मस्जिदों में जाकर के ये नमाज अदा करता है। नमाज अदा करके फिर ये यहां से निकलता है अपने मिशन पर, और अब मिशन पर निकलता है और शाम को आप 7 बजे धमाके की बात 6:52 पर सुन लेते हैं। उम्मीद है कि अब आप पूरी घटना को रिलेट कर लिए होंगे कि ये घटना कैसे घटी, ये इसके कंठ कहां तक पकड़ में आ गए थे। टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। जांच एजेंसीज को इसी I-20 के साथ एक लाल कलर की इको स्पोर्ट भी नजर आई थी, जो इससे ये बातचीत कर रहा था। बाद में जब उसे तलाशा गया तो वो किसी गांव में खड़ी मिली है। खाड़ी तो खड़ी मिल गई, लेकिन उसको चलाने वाला कौन था, अब जांच एजेंसी इस विषय पर जोर दे रही है। जांच अभी तेजी से चल रही है। तो मैंने ये सारा की सारा आप लोगों को जानकारी दे दी कि आदिल आदिल के चक्कर में मतलब सब इस तरह से कड़ियां जुड़ते गए। फिर ये महिला पकड़ में आई, जिसके पकड़ में आते ही उमर ने खुद को उड़ा लिया कि भाई अपन गए। ये जो था ना, मतलब जमात इस्लामिक, ये हाफिज सईद की जो बहन है, उसके द्वारा, उसकी बहन का नाम है सादिया अजहर, उसने जमात उल मोमिनात नामक एक ग्रुप बना रखा है। जमात उल मोमिनात की
के कहने पर ये इस तरह के काम कर रहा था और ये सारी जानकारी निकल कर आई थी। ये कहानी ये महिला के द्वारा की जा रही थी। 2 साल से ये विस्फोटक जमा कर रही थी। फिर यूनिवर्सिटी से सवाल जवाब किए गए कि तुम्हारे यहां ये हो रहा है, तो ये कह रहे साहब ये तो काम तो ढंग से कर रहे थे खुद का, हमको ये घर पे क्या कर रहे हैं क्या पता, और ये बात सच भी है। अब पता होना भी चाहिए। अब सब चीजें संदिग्ध रूप से देखी जाएंगी, विशेष रूप से इन लोगों के द्वारा किए गए कृत्य से। अब भारत के अंदर जो भी कश्मीरी छात्र, क्योंकि ये सब कश्मीर से जुड़े थे, अब वो जहां जहां भी रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, जिन यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ रहे होंगे या फिर जिन जगह पर वो नौकरी कर रहे होंगे, जांच एजेंसीज वहां पर पहुंचेंगी और उनको जांच करेंगी। कारण भी है उसका, क्योंकि अब यहां पर चिंता आप लोगों ने, फिर वही वाली बात, जैसे कश्मीर में आतंकी हमला जब हुआ तब वहां के लोकल इन्वॉल्व थे, ये बात अब तक नहीं हुई थी। जब नहीं हुई थी तब तक तो हम हर कश्मीरी को ये मानकर चलते थे कि आतंकी हमले में कश्मीरी लोकल जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन अब ये चीजें पलटती जा रही हैं। आतंकियों ने मॉड्यूल पलट लिया है। आतंकियों ने कश्मीरियों को ही पैसा पहुंचा करके कि तुम ही करो ताकि हम बच जाएं। पाकिस्तान को डर है कि जैसे मोहम्मद खत्म ना हो जाए तो नाम केवल कश्मीरियों का रहे, कश्मीरियों के खिलाफ भारत में नफरत रहे। देखिए बहुत ही स्पष्ट तरीके से खेला गया खेल है ये, कि कश्मीर के अंदर टूरिस्ट जाने से कैसे रुकेगा, कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भर दो। दूसरा, अब कश्मीरी ही व्हाइट कॉलर तरीके से इन्वॉल्व हैं तो ये लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो इनमें अपने आप भारत से एक अलगाव पैदा होगा कि यार भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटी कॉलेज नौकरी करने ही नहीं देते, हर दिन जांच एजेंसी जांचने आ जाती है, हर आदमी हमें दूसरे तरीके से देखता है। ये स्थिति जैसे पैदा होगी तो इनका आपस में मिलना, मेनलैंड इंडिया के साथ में मिलना मुसीबत का कारण बनेगा और इसको पाकिस्तान चाहता है कि इनको सेपरेट करने। ये इनका दूसरा टैक्टिक। अब जवाब इसका यही है कि भारत को ना इन आतंकी ठिकानों को जो पाकिस्तान में है ना, उन्हें जड़ से खत्म करना चाहिए। ये ऑटोमेटिक मामले सेटल हो जाएंगे। उकसाने वाले लोग, देखो ये वो कार है जिस कार में वो उमर बैठा था, फ्यूल भराते हुए दिखाई दिया, ये व्यक्ति था जिसने खुद को उड़ा लिया। बाकी तो सब चीजें आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज में देख ही ली होंगी। ये वो सीसीटीवी फुटेज भी अब निकल कर आ गए हैं जिसमें इसने गाड़ी उड़ाई थी, मैं वो नहीं दिखाऊंगा, ये पूरा टाइम का वो निकल कर आ गया। कुल मिलाकर बात ये है कि भारत की जांच एजेंसीज ने बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से काम करते हुए एक बहुत बड़े हादसे को रोक लिया। क्योंकि इस बहुत बड़े हादसे में 3000 किलो विस्फोटक अगर फटता तो बहुत बड़ी चीज बनती। अभी भी बात जांच एजेंसीज के दिमाग में कुछ 5-6 सवाल लेकर के वो घूम रही हैं और उनमें से बड़े सवाल जो है ना वो यही है कि यार इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट अल्टीमेटली आया कहां से, मतलब इतना सारा इकट्ठा कहां से किया इन लोगों ने। दूसरा, आतंकी 2 कार से आए थे, दूसरी कार वाला आतंकी कहां है, ये अभी भी जांच एजेंसीज के दिमाग में सवाल बना हुआ है। और तीसरा, ये उमर जो है ना ये लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ाहट में फट गया। अगर ये इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट रखता था तो ये बड़ा हमला कर सकता था, लेकिन जैसी जांच एजेंसीज ने इसको पकड़ने की तैयारी की, उस समय ये निकल लिया और निकल करके इसने आधी अधूरी तैयारी के साथ खुद को ब्लास्ट कर दिया। क्या ये आत्मघाती हमला था? यानी कि अगर ये उस तरह से था तो इसके बारे में जांच एजेंसीज का पुराना रिकॉर्ड कार्ड ये कहता है कि अक्सर ये लोग भाई 2 तरह से हमलों को माना जाता है। अगर आत्मघाती है तो वो जाकर कार को सीधा भेड़ता पहले और फिर ब्लास्ट होता, मतलब मरना ही है तो सब तरह से बर्बाद करके मरेंगे। ये चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। इसके 2 मायने निकले। पहला कि ये फियादीनी हमले के लिए तैयार नहीं था कि मैं खुद लेकिन मरूंगा, लेकिन फिर भी इसने रिमोट से खुद को उड़ा दिया। दूसरा, ये आईईडी लगाकर ब्लास्ट नहीं किया गया था, अदरवाइज जमीन पर गड्ढा होता। अगर ये बहुत ज्यादा आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर पैक करके ले गया होता तो जमीन पर गड्ढा होता। ऐसा गड्ढा भी नहीं मिला है। यानी कि आधी अधूरी तैयारी के साथ घबराहट में किया गया हमला था। और संदिग्ध जो है ये तुर्की की यात्रा पर गए थे और तुर्की के साथ भारत के जो रिश्ते चल रहे हैं ये पब्लिक में है। ऐसे में ये तैयारियां लंबे समय से कर रहे थे, उसके परिणाम यहां पर आए। लेकिन जांच एजेंसियों का इस बात पर सम्मान होना चाहिए कि उन्होंने देश में एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन हां, जो जिम्मेदार हैं उन्हें निश्चित ही पनिशमेंट मिले, फिर चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, उनका इंतजाम भारत सरकार करे, ये उनसे अपेक्षाएं रहेंगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों के साथ अवश्य साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।